हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करेक्ट सीएससी। फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित तिवारी है और आज हम इंडिया जापान रिलेशनशिप के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिया और जापान के बारे में बैकग्राउंड को जान लें, एक पृष्ठभूमि क्या रही दोनों देश के संबंधों की, स्टार्टिंग में कैसे रिलेशन है। तो जो भारत जापान के संबंध हैं वो सदियों पुराने हैं और जो जापान के पहले सम्राट थे केमेई, उनके समय ही जो है भारत जापान संबंधों की शुरुआत हो गई है। जापान में बुद्ध धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, बौद्ध धर्म का वहाँ पे काफ़ी प्रभाव है और बौद्ध धर्म का उदय भी भारत में हुआ। तो इस कारण जो भारत जापान के बीच संबंध रहे वो एक सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं और जापान के लोगों के लिए भारत हमेशा से एक सुंदर और शांतिप्रिय और जो है पुरानी संस्कृति और सभ्यता वाला देश रहा है। यानी कि जो जापान के लोग हैं वो भारत को एक पीसफुल और जो है कल्चरल कंट्री के रूप में मानते हैं। और जब अंग्रेज़ों का जो शासन था इंडिया में, उस दौरान अंग्रेज़ जो भारतीयों का शोषण कर रहे थे हमारा, उस दौरान भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति जापान के लिए भी एक सम्मान का भाव है कि उनको लगा कि भारत को आज़ाद करवाना चाहिए, क्योंकि जो है ब्रिटिश जो हैं वो इंडिया का शोषण कर रहे हैं। और इसी कारण हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक राष्ट्रवादी थे और जो दल थे, जैसे कि गदर पार्टी थी, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज थी, ये सब जापान में इनको शरण मिला और जापान से ही अपनी जो है मूवमेंट, अपनी जो राष्ट्रवादी आंदोलन की गतिविधियां थी उनको संचालित किया और इस दौरान जापान का इसमें काफ़ी सहयोग भी मिला। और इसके अलावा जो गांधी के अहिंसा के मूल्य थे, जो अहिंसा के सिद्धांत है कि हमको जो है हिंसा नहीं करनी है, उसके दर्शन को भी जापान में काफ़ी प्रभाव मिला। और इसके अलावा जो अगर भारत जापान के व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो 19वीं सदी के अंत में ही दोनों देश के बीच में ट्रेड रिलेशन स्टेबल हो गए थे, बट इसमें कोई खास डेवलपमेंट नहीं आया क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो इंडिया का शोषण कर रहे थे। इस कारण जो जापान हमेशा इनका एक आलोचक रहा। अब हम देखेंगे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंडिया जापान रिलेशनशिप में क्या डेवलपमेंट हुए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जापान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जापान द्वारा चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था और भी कई सारी जो है डिफ़िकल्टीज थी। तो जापान एक मात्र विश्व का ऐसा देश है कि जिस पर परमाणु हमले हुए हैं, जो कि अमेरिका द्वारा किया गया और उसके बाद जापान पे अमेरिका का प्रभुत्व भी कायम हो गया। और जापानियों के साथ अमेरिका ने बहुत अत्याचार किया, क्योंकि जब उस पर परमाणु बम से हमला किया गया उसके बाद जापान में भारी मात्रा में अमेरिकी सैनिक को तैनात किया गया और जापानियों पर मुकदमे चलाए गए, उनको जेल में डाल दिया गया, एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो है शोषण किया गया। और जब परमाणु हमला हुआ उसका जो विनाश था वो झेल रहा था जापान, तो इसको लेकर भारत बहुत संवेदनशील था, क्योंकि भारत काफ़ी मदद करना चाह रहा था जो है जापान का। और इतना ही नहीं, भारत ने जो जापान पर अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था इन सब कार्यों का जो है आलोचना किया गया और कहा गया कि ये सही नहीं है। और अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका में एक स्थान है सैन फ्रांसिस्को, उसमें जो है जापान के साथ शांति संधि करने के लिए एक पार्टिसिपेशन आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। एग्जैक्टली तो ये शांति संधि नहीं थी, ये जो है जापान पे कुछ आरोप ही लगाने के लिए किया गया था कि ये जापान की जो सैन्य बल का आकार होगा वो बहुत छोटा होगा, जापान किसी देश के साथ जो है लड़ाई नहीं करेगा, किसी के साथ मतलब कोई शत्रु का भाव नहीं रखेगा। तो इसमें भारत ने जो है भाग लेने से मना कर दिया गया। और इसके अलावा युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के पुनर्निर्माण में भारत ने कच्चा लोहा वगैरह देने का जो है जापान को पेशकश किया और इसके अलावा हमने दिया भी, तो जिससे जापान के पुनर्निर्माण में काफ़ी सहयोग हमने किया। अब देखेंगे हम ड्यूरिंग कोल्ड वार पीरियड, क्योंकि कोल्ड वार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इस दौरान वर्ल्ड की जो पूरी वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें काफ़ी चेंजेस हो रहे थे, क्योंकि उधर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद चीन का भी इधर इमर्जिंग हुआ था, चीन भी आज़ाद हुआ था जिसमें साम्यवादी चीन का उदय हुआ था, उधर कोरिया वार हुआ था और इसके कुछ समय बाद जो है यूएस और वियतनाम के बीच में भी जो है युद्ध हो रहे थे। तो 1949 में साम्यवादी चीन के उदय और 1950 के कोरिया युद्ध और इसके अलावा हिंद चीन में अमेरिका की उपस्थिति ने शीत युद्ध में जो है एशिया को भी लपेट लिया, क्योंकि एशिया अफ्रीका कंट्री जो है उस समय स्वतंत्र हुए थे ब्रिटिश के उससे, तो ये मान रहे थे कि जो ये पूरा एशिया और अफ्रीका का रीजन है इसको हम किसी भी महाशक्तियों के प्रभुत्व से दूर रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और उस समय कोल्ड वार के समय जापान जो था वो अमेरिका खेमे में था, जबकि भारत क्या था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का देश था। और कोरिया युद्ध एवं जापान
कोरिया युद्ध एवं अमेरिका वियतनाम युद्ध को लेकर दोनों देश के दृष्टिकोण में भी अंतर था, यानी कि ये जापान और इंडिया का जो दृष्टिकोण था कोरिया वार को लेकर के और वियतनाम वार को लेकर के, इसमें भी दोनों देश के बीच में डिफरेंस था, क्योंकि हम अमेरिका द्वारा वियतनाम में किए गए जो है आक्रमण का हमेशा आलोचना किए हैं, और कोरिया वार में तो इंडिया ने अपने जो है शांति सैनिक भी संयुक्त राष्ट्र की मदद से भेजा है। तो इन सब कारणों से दोनों देश के मध्य जो है राजनीतिक जो संबंध थे उसमें मतभेद होते गए। और जो 1962 में चीन ने जब हमको हरा दिया भारत को, तो इस दौरान जो जापान की विदेश नीति में भारत को एक स्थान मिलता था वो काफ़ी गिर गया, मतलब भारत का दर्जा गिर गया, क्योंकि जापान को ऐसा लगता था कि भारत जो है चीन को हरा देगा। और 1970 के दशक में संबंधों में और दूरी जब हुई, जब हमारा जो है भारत सोवियत संघ के बीच में मित्रता संधि हो गई। और इसके अलावा एक रीजन और था, क्योंकि सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी देश था, यानी समाजवादी लक्ष्यों पे ज़्यादा कार्य करता था। भारत भी उस समय समाजवाद को अपनाए हुए था, और जबकि जापान क्या कर रहा था, उदारीकरण पर बल दे रहा था, यानी कि उनकी इकोनॉमी एलपीजी को बल दे रही थी। तो इस दौरान जो है दोनों देश के बीच में संबंधों में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। और 1974 में जब भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण 1, तो उस दौरान जो है जापान ने जो है भारत की काफ़ी आलोचना की, क्योंकि जापान जो है परमाणु को विनाश का हथियार मानता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जापान पे जो है परमाणु बम का हमला हुआ, तो इस कारण जापान जो है काफ़ी परमाणु को लेकर, जो परमाणु बम है उसको लेकर के काफ़ी जो है डिटरेंस रहता है उसके मन में। और राजनीतिक मतभेद होने की वजह से दोनों देश के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशन थे, आर्थिक संबंध थे, उसमें भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि ये बात ध्यान देने योग्य है कि जापान ने भारत को सरकारी आर्थिक सहायता काफ़ी दिया, मतलब भारत को उसने काफ़ी डेवलपमेंट करने के लिए सहयोग किया। लेकिन परमाणु परीक्षण के द्वारा, जब परमाणु परीक्षण किया गया भारत के द्वारा बीच बीच में, चाहे 1974 में या फिर 1998 में, तो फिर ये जो आर्थिक सहायता दी जाती थी इसको बंद कर दिया गया। और 1980 के दशक में रिलेशन को बेहतर करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा जापान की यात्रा की गई, लेकिन संबंधों में कोई खास डेवलपमेंट नहीं आया। हालांकि ट्रेड रिलेशन की अगर हम बात करें तो जो 1970 के दशक में $50 करोड़ था, वो 1997 में बढ़ के $4 अरब हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज रहा इंडिया जापान के लिए, 2000 के बाद का संबंध। तो इस दौरान क्या हुआ, 1991 में इंडियन इकोनॉमी में भी काफ़ी रिफॉर्म हुए। हमने एलपीजी को अपना लिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को हम भी जो है निजीकरण को बल देने लगे। तो इस दौरान जापान और जो है इंडिया के बीच में संबंधों में काफ़ी सुधार आया। एशिया की दो महत्वपूर्ण कंट्री हैं फ्रेंड्स, सिंगापुर और जापान, ये एक रोल मॉडल मानी जाती हैं। इन्होंने आर्थिक विकास को किस तरीके से आगे बढ़ाया अपने यहाँ कम संसाधनों के होते हुए भी। तो भारत को ये लगा कि हमारे पास तो संसाधन भी बहुत ज़्यादा हैं और फिर भी हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए, तो भारत ने जापान के साथ जो है रिलेशन मतलब बेहतर करने पर बल दिया, ताकि हम भी जो है एक विकास की मार्ग पर आगे बढ़ सकें। और 2003 में रिलेशन को मेंटेन करने के लिए ही भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा जापान की यात्रा की गई। वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, और जो भी मतभेद जो भी मुद्दों को लेकर के, जैसे परमाणु सबसे बड़ा इशू था, तो उस पर भारत ने जापान के सामने अपना पक्ष रखा कि जो हमने परमाणु परीक्षण किया है वो किसी को भय दिखाने के लिए नहीं किया है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतें हैं, इस कारण हमने जो है परमाणु परीक्षण किया है। तो इसको लेकर फिर दोनों देश के बीच में संबंध सामान्य हुए। और एक बात हमें ये भी ध्यान देना है कि जापान सिर्फ सैन्य शक्ति में मजबूत नहीं है, लेकिन विश्व की एक महत्वपूर्ण शक्ति है, क्योंकि वो विश्व की एक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। और इसके अलावा जो वैश्विक संस्थान है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, या फिर ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, इन सब में जो है जापान का एक बहुत बड़ा शेयर है। और इसके अलावा जो ग्रुप 8 G8 कंट्री हैं, उसमें भी जो है जापान एक मेंबर है। हालांकि अभी तो G7 है, क्योंकि उससे रूस को निकाल दिया गया है। और जापान की कई कंपनियां भारत में कार्यरत हैं और बड़े पैमाने पे कार्यरत हैं। जैसे कि अभी मैं आपको नाम बताऊं तो तोशिबा है, टोयोटा है, सुजुकी है, होंडा है, इन सब में आपने किसी न किसी एक का नाम तो सुना ही होगा, जिनकी भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उपस्थिति है। और जब आर्थिक संबंध हमारे जो है बेहतर हुए, तो हमने अपने संबंधों को रणनीतिक और सामरिक जो है करने पर बल दिया।
और इसी दौरान 2013 में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो है जापान की यात्रा की गई और भारत के मेट्रो निर्माण और अवसंरचना विकास में और इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद आर्थिक कॉरिडोर के विकास पे भी सहमति बनी। और द्विपक्षीय व्यापार को बेहतर करने के लिए समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2011 में हुआ। तो इस दौरान क्या हुआ कि जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हमको स्पेशलाइजेशन है, नर्सिंग और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, इन सब पे भी जो है बेहतर संबंध करने के लिए बल दिया गया। और जो भी रिलेशन में चुनौतियां थी, चुनौतियां मतलब ये कि जैसे ट्रेड में इंडिया का जापान के साथ डेफिसिट है, भारत का व्यापार घाटा है जापान के साथ, तो उसको बैलेंस करने पे बल दिया गया और भी जो है आर्थिक संबंधों को बेहतर करने के लिए प्रयास किए गए। और परमाणु मुद्दे को लेकर भी सहमति बन गई कि क्योंकि जो है जापान के एक शहर है फुकुशिमा, जहाँ पर परमाणु संयंत्र में कोई जो है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक दुर्घटना हो गई जिसका जो है व्यापक पैमाने पे असर हुआ। तो ऐसी उस समय आशंका जो है कई विश्लेषकों के द्वारा व्यक्त की गई कि अब जो जापान है वो इंडिया के साथ सिविल परमाणु समझौता नहीं करेगा, लेकिन जापान ने संबंधों को प्राथमिकता देते हुए कहा कि ये जो दुर्घटना हुई ये किसी तकनीकी समस्या की वजह से जापान में हुई, ना कि इंडिया में, तो हम इंडिया के साथ जो है सिविल न्यूक्लियर डील करेंगे। और इसके अलावा जब 2014 में सितंबर 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी जापान की यात्रा की गई, तो इस दौरान क्योटो काशी स्मार्ट सिटी प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए, यानी कि क्योटो जो जापान का शहर है और काशी उत्तर प्रदेश का एक जो बनारस शहर है, इसको कैसे डेवलपमेंट किया जाए, जिस तरीके से क्योटो को डेवलप किया गया उसी तरीके से काशी को किया जाए, इस पर एक सहमति बनी। और बुलेट ट्रेन को लेकर के भी सहमति बनी और सैन्य सहयोग पर भी बल दिया गया। और दोनों देश के बीच में 2+2 वार्ता हो रही है, ऑलरेडी जो है हो रही है। और 2016 में जो सिविल परमाणु समझौते हो गए। और वर्तमान में जापान के द्वारा भारत के कई जो है परियोजनाएं हैं जिसमें भारी आर्थिक निवेश किया जा रहा है। जापान में एक और समस्या है जो काफ़ी बड़ी है। जापान में इस समय युवा जनसंख्या की कमी है। जापान के पास संसाधन बहुत है, जापान के पास तकनीकी ज्ञान बहुत है। तो ऐसे में क्या कर सकता है, भारत के लिए एक अवसर है, क्योंकि भारत इस समय डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसंख्यांकीय लाभांश से हम गुजर रहे हैं। तो हमारे यहाँ के जो युवा हैं इनको हम जापान में भेज सकते हैं, इनको कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दे करके जापान के विकास में सहयोग कर सकते हैं और इसके अलावा भारत के जो है विकास में भी सहयोग कर सकते हैं और रोजगार का एक महत्वपूर्ण देश हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और दोनों देश के बीच में लोकतंत्र, समानता, मानवाधिकार जैसे जो है मूल्य हैं जो मानते हैं एक दूसरे देश, और इसके अलावा नियम आधारित विश्व व्यवस्था को भी दोनों देश मानते हैं। अब हम देखेंगे भारत के पुनर्निर्माण में जापान द्वारा आर्थिक और तकनीकी सहयोग जो किया गया उसको हम एक बार कंसीडर कर लें। तो फ्रेंड्स, इस दौरान जो है जापान के द्वारा भारत के कई जापान के जो मेट्रो परियोजना थी, जो दिल्ली में मेट्रो विकसित किया गया, मुंबई में मेट्रो विकसित किया गया, चेन्नई में मेट्रो विकसित किया गया, इसमें जो है जापान ने काफ़ी सहायता दी। और इसके अलावा जो मुंबई अहमदाबाद आर्थिक कॉरिडोर पर सहमति बनी थी उस पर बुलेट ट्रेन चलाने को लेकर के भी काम हुआ। और जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य थे उसमें जापान का काफ़ी जो है आर्थिक निवेश किया है। जापान की एक कंपनी जीका, तो ये काफ़ी जो है निवेश कर रही है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। एक्ट ईस्ट के साथ हम क्या चाहते हैं कि आसियान देशों के साथ हमारे संबंध बेहतर हों, यानी कि जो पूर्व में है, और पूर्व में जापान भी पड़ता है। तो जब हमारे आसियान के साथ संबंध बेहतर होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है जापान के साथ भी संबंध बेहतर हो जाएगा। तो इस दौरान हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करना है, क्योंकि ये विकास के पैमाने पे काफ़ी पिछड़े रहे हैं। पूर्वोत्तर की जो 7 सिस्टर्स हैं, जो हमारे राज्य हैं, उनको बेहतर करने के लिए बल दिया जा रहा है। और भारत जापान जो है मिलकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के निर्माण पर भी सहमति बनी है। ये बेसिकली जो है इंडिया और जापान के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन माना जाता है, क्योंकि चीन की आप देख रहे हैं OBR जो परियोजना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके द्वारा वो विश्व के कई देशों में अपने जो है अवसंरचना विकास कर रहा है। तो ये जापान और इंडिया जो है मिलकर चीन के इस प्रोग्राम को काउंटर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। अब हम देखेंगे स्पेशली स्ट्रेटेजिक रिलेशन की अगर हम बात करें तो दोनों देश जो है चीन के उभार से काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि चीन का जिस तरीके से आक्रामक उभार हो रहा है उससे हिंद प्रशांत के क्षेत्र में या फिर दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र उसमें चैलेंज आ रहे हैं। और दोनों देश हिंद प्रशांत का क्षेत्र हो उसमें जो है स्वतंत्र नौ परिवहन संचालन हेतु प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि ये किसी एक जो है देश का क्षेत्र नहीं है, बल्कि इसमें विश्व की सभी देश अपना जो है व्यापार कर सकते हैं।
क्वाड इसीलिए क्वाड बनाया गया जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिलकर जो है रणनीतिक संबंध बना रहे हैं। मालाबार सैन्य अभ्यास हो रहा है जिसमें अमेरिका, जापान और इंडिया जो है शामिल हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की बात की जा रही है और दोनों देश के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में स्पेशली भी साझा सैन्य अभ्यास होता है। और इसके अलावा G4 ग्रुप 4 है जिसमें इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील हैं। ये देश मिलकर जो है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें P5 कंट्री का प्रभुत्व है जिसमें एक चाइना भी है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एशिया से सिर्फ चाइना का रिप्रेजेंटेशन है, जबकि एशिया में चाइना ही एक मजबूत देश नहीं है बल्कि जापान भी है, तो जापान को भी होना चाहिए। और इधर भारत भी एक मजबूत देश है, भारत का भी उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और दोनों देश G20 में भी जो है एक सदस्य हैं, तो इस कारण हमारे मिलने के भी कई मंच हैं। अब हम देखेंगे इंडिया, जापान और जो है उसके बाद इंडिया, जापान और चाइना। तो चीन और जापान के बीच में भी रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिकल रिलेशन है। और इंटरनेशनल रिलेशन में एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि मित्र का मित्र शत्रु होता है, यानी कि जापान का शत्रु कौन है? जापान को सबसे ज़्यादा खतरा चीन से है और उत्तर कोरिया से है, और इंडिया का भी जो है सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। तो इसलिए दोनों देश के बीच में ये एक और समानता के बिंदु हैं। तो और इसके अलावा चीन के द्वारा जापान के बीच में एक डिस्प्यूट भी है सेंकाकू आइलैंड को लेकर के, तो जिस पर जो है, और दक्षिण चीन सागर है, इस पर भी काफ़ी डिस्प्यूट है क्योंकि इसमें भी चीन का काफ़ी आक्रामक रुख है। तो जिसमें जो है भारत इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जापान का सपोर्ट कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी पॉइंट है। अब हम देखेंगे आगे की राह क्या हो, एक निष्कर्ष क्या होना चाहिए। तो भारत, जापान एशिया के एक महत्वपूर्ण शक्ति हैं, मतलब जापान तो विश्व की भी एक शक्ति हो, भारत भी रखता है विश्व की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। दोनों देश के मध्य आर्थिक सामरिक संबंधों में निर्णायक रूप से बढ़ोतरी हुई है और वर्तमान 21वीं सदी में भारत, जापान जो है मिलकर विश्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि भारत, जापान के बीच में कोई मतभेद नहीं रहे हैं। आप किसी भी विश्व के किसी एक देश का उदाहरण लीजिए, उन देशों के साथ हमारा कहीं ना कहीं जो है एक डिस्प्यूट रहा होगा, लेकिन जापान के साथ कोई हमारा विशेष डिस्प्यूट नहीं रहा है कि पर्सनली किसी जापान के साथ कोई मुद्दे रहा हो। और अभी दिसंबर 2019 में जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो अबे जी की भारत यात्रा भी थी। हालांकि उस समय भारत में जो है CA का आंदोलन चल रहा था, इस कारण वो जो है यात्रा स्थगित कर दी गई और इधर कोरोना का प्रॉब्लम आ गया, नहीं तो दोनों देश के नेता जो है मिलते और संबंधों को काफ़ी और रणनीतिक आयाम दिया जाता। फ्रेंड्स, आज की इस डिस्कशन में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।